आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 3 में आप सब लोगों को खुशामदीद। हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके बाद गाउस लॉ को डिस्कस किया और उसके बाद हमने गाउस लॉ की पहली एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस की, जो कि इन्फिनिट लाइंस ऑफ चार्जेस के गिर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैलकुलेट किया। आज हम सेकंड एप्लीकेशन गाउस लॉ की डिस्कस करेंगे, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। उससे पहले वंस अगेन गाउस लॉ को हम डिस्कस कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। वो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। गाउस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इन क्लोज। उस सरफेस में जो चार्ज, जितना चार्ज इन क्लोज्ड है उसके ऊपर उसके इक्वल होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। ये गाउस ने असल में बड़ा सिंपली तरीके से फ्लक्स को कैलकुलेट किया है। फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक और भी तो तरीका था ना, E.dA वाला जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन गाउस लॉ ने इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ो, किसी चीज़ को भी छोड़ो, जैसे सिंपल वे में आप क्या करो कि चार्ज को कैलकुलेट कर लो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इस वजह से गाउस लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल है। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि हम इन्फिनिट तो नहीं ले सकते, हम उसका एक फिनिट पोर्शन लेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फिनिट पोर्शन है, किसी भी फिनिट शीट है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके इस तरफ इस पॉइंट या इस तरफ पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये हमारा आज का मेन मिशन है। ठीक है, तो इन्फिनिट यहाँ पर एक रिलेटिव टर्म है। इन्फिनिट का मतलब ये है कि जो चीज़ कंपैरेटिवली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं चूंटी को बिठा दूंगा तो उसके लिए ये जो शीट है ये भी इन्फिनिट है, या फिर अगर मुझे यहाँ से बांध दिया जाए तो मेरी अप्रोच से बाहर जो पॉइंट जो भी होगा वो भी इन्फिनिट होगा। तो इन्फिनिट एक रिलेटिव टर्म, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा या बहुत लंबा चौड़ा। इसका मतलब ये भी है कि जितनी बड़ी ये शीट है इसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है ये अगर बहुत स्मॉल है तो उस डिस्टेंस के लिहाज से ये क्या है, इन्फिनिट शीट है। अब इन्फिनिट शीट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम कैलकुलेट करते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था कि सिग्मा इज इक्वल टू dQ/dA। dA इसका स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन स्मॉल एरिया लेते हैं, उसके ऊपर जितना चार्ज है उसको हम इससे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम dQ की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा सिग्मा dA। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी विच इज सिग्मा dA। ये स्मॉल पोर्शन का अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपके पूरे एरिया का मतलब पूरा एरिया आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास Q की वैल्यू जो बनेगी वो सिग्मा इंटू कैपिटल A। कैपिटल A मतलब ये पूरा एरिया इसका जो है वो आ जाएगा। इसको ये आ गया आपके पास इसके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, इसके बाद हम गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस ये कंसीडर करते हैं। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि क्लोज सरफेस होगी और जिस पॉइंट पर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसमें से पास करेगी। लेट्स सपोज इस पॉइंट से मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो एक क्लोज सरफेस मैं लूँगा जो कि इसमें से पास होगी और इस तरह गॉसियन सरफेस जो है वो इसमें से गुजरेगी। लेट्स सपोज इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह होगी। लेट्स सपोज ये आपके पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, और गॉसियन जो सरफेस होगी वो इसमें से इस तरह पास होगी। अब गॉसियन जो सरफेस है उसके देखें तीन पोर्शन बन रहे हैं आपके पास। एक उसका फेस ये वाला बन रहा है, दिस वन, एक फेस ये वाला, दो फेस हो गए, और एक ये जो कर्व पाथ है ये तीसरा फेस उसका बनेगा। तो हमने तीनों जो पोर्शन है उसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी, सिंपल। तो देखें
फ्लक्स अगर लेट्स सपोज मैं इसको ए पोर्शन कह देता हूँ, यानी ए साइड है इसकी, ये वाली बी साइड है, और ये करंट पाथ जो है वो इसकी सी साइड है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें से पास कर रहा है, देखें गाजियन सरफेस, अगर हम सरफेस ए की अगर मैं बात करूं तो इसमें सरफेस का जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया उसकी जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या आएगा, जीरो। तो आपके पास फ्लक्स वन लेट्स सपोज, या फ्लक्स ए आप कह लो उसको, वो आपके पास बन जाएगा ई डी ए, और ई डॉट डी ए मतलब क्या बन जाएगा, ई कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो क्यों, कॉस ऑफ जीरो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल क्या बनेगा, जीरो। एंगल जीरो कॉस जीरो वन होता है, तो आपके पास जो फ्लक्स है वो सिंपल ई ए बन गया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया सरफेस ए के लिए। अगर हम बी साइड जो है इसकी, उसको अगर हम देखें तो इसमें भी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही बनती है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल वंस अगेन जीरो आ गया। तो साइड जो बी है, ये सरफेस बी जो है उसकी अगर हम बात करें तो फ्लक्स आपके पास डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी यही बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ई डॉट ए इंटीग्रेशन और फिर वही कॉस जीरो जो है वो वन के बराबर, तो आपके पास फ्लक्स टू ये आ जाएगा। अब फ्लक्स थ्री की बात अगर हम करें, साइड थ्री, ये साइड सी जो कि करंट पाथ है। अब जो करंट पाथ है उसमें इसका जो फेस है, यानी वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 का। तो जब एंगल 90 का बनेगा, ई डॉट यानी ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 किसके बराबर होता है, जीरो होता है, तो आपके पास फ्लक्स थ्री किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। अब तीनों का आप क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, फ्लक्स वन प्लस फ्लक्स टू प्लस फ्लक्स थ्री। तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स बनेगा इसका ई ए प्लस ई ए प्लस फ्लक्स टू का ई ए, और इसका कितना फ्लक्स आ गया, जीरो। तो ये आपके पास जो फ्लक्स है वो आ गया टू ई ए। और गाउस लॉ फ्लक्स को कैसे डिफाइन करता है, गाउस लॉ कहता है जी फ्लक्स जो है वो बराबर है, गाउस लॉ के मुताबिक फ्लक्स जो है वो आप लोगों को पता है कि वो बराबर है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पहले ही डिफाइन कर लिया हुआ है। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास टू ई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कंपेरिजन में। तो हमने ई की वैल्यू निकालनी है, ई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्यू ओवर टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्यू जो है वो बेसिकली हमारे पास किसके बराबर है, सिग्मा ए के। तो आपके पास ई की जो वैल्यू आएगी, क्यू की जगह पर क्या आ गया, सिग्मा ए ओवर टू ए एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर वेक्टर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अब इसका मतलब और मकसद ये है कि देखिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, जबकि कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, वो जस्ट चार्ज की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। मीन टू से कि अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी इस पॉइंट पर लेते हैं तब भी इसके बराबर होगी, और अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर लेंगे, मतलब ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है, तो तब भी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि सिंपल असाइनमेंट लास्ट में वो हम डील कर लेते हैं। आपके पास
ये दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इस तरफ, इसके साइड पर क्यों नहीं लेते, ये आपके असाइनमेंट है, ये मुझे आपने कमेंट्स में बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।